नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों के साथ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश करूंगा। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ADME, that is absorption, distribution, metabolism and excretion of inhalation anesthetics। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेटाबॉलिज्म में आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म जब हम इंडिविजुअल ड्रग्स को स्टडी करेंगे तब हर एक इंडिविजुअल ड्रग्स की अपनी मेटाबॉलिज्म होगी और वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म है वो एक सिमिलर है। इसीलिए हम लोग एक कॉमन टॉपिक आज स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। तो चलिए आज हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। हम सभी को मालूम है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर दो पॉइंट आएंगी। एक हम लोग कहेंगे दैट इज द एब्जॉर्प्शन और दूसरा को लोग कहेंगे दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग जानेंगे वो हमारा है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होंगी वो हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगी और जिस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होंगी उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी उस प्रोसेस को भी हम लोग कहेंगे दैट इज द डिफ्यूजन। मीन्स सभी इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का जो एब्जॉर्प्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मैकेनिज्म है दैट इज द डिफ्यूजन। हम सभी को मालूम है डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रही हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तब हम उस प्रोसेस को कहेंगे इट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। यदि हम इसी डिफ्यूजन को टेक्निकल वर्ड में यूज करना चाहें तो हम उसे कहेंगे दैट इज द पार्शियल प्रेशर, कि जहां पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, मींस रेस्पिरेटरी गैसेस के अंदर जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के द्वारा पार्शियल प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, तो जिस एरिया में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस एरिया से ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक दूसरे एरिया में एंटर करेंगी जहाँ पे इस इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का पार्शियल प्रेशर कम है। अब हम सभी को मालूम है कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर की जाती हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेंगी उस समय जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होंगी वहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जो लंग्स के हैं और लंग्स के अंदर जो एल्वियोली हैं या हम कहेंगे जो एल्वियोलर स्पेस है वहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन कम होगा। नतीजा कि इट विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो हमारी इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मूव करेंगी टुवार्ड्स द एल्वियोलर स्पेस, और किस मैकेनिज्म के द्वारा, तो बाय द डिफ्यूजन मैकेनिज्म। अब क्या हुआ कि जो एल्वियोलर स्पेस है वहाँ पर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गई, और
जो ब्लड होंगी वहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होगा या ना के बराबर होगा। नतीजा क्या होगा कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स विल मूव फ्रॉम द एल्वियोलर स्पेस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अब जो ड्रग है, जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है, वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गई। ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद अब ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगी टू द डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी किस मैकेनिज्म से हो रही है? तो बाय द डिफ्यूजन मैकेनिज्म, दैट इज द मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ब्लड के अंदर इनहेलेशन एनेस्थेटिक एंटर कर चुकी हैं, लेकिन बॉडी कंपार्टमेंट्स मीन्स जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स अवेलेबल नहीं है। नतीजा क्या होगा कि बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स एंटर करेंगी इनटू द बॉडी कंपार्टमेंट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द या बाय द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन मेथड। और इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ड्रग जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन या उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई हैं और डायग्राम के से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है और किस तरह से हो रही है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स को। अब इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को, जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम लोग ने स्टडी किया, इसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं, बॉडी के अंदर मूव कर रही हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है उन मूवमेंट को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एल्वियोलर वॉश इन, दूसरे को हम लोग कहेंगे ब्लड अपटेक और तीसरे को कहेंगे हम लोग टिश्यू अपटेक। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसका एक हेडिंग दे रहे हैं। पहला हेडिंग हमारा हो गया दैट इज द एल्वियोलर वॉश इन, दूसरा हो गया ब्लड अपटेक और तीसरा हो गया दैट इज द टिश्यू अपटेक। अब हम लोग इन तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 करके इनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा है एल्वियोलर वॉश इन। जब हम वर्ड यूज करते हैं एल्वियोलर वॉश इन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग मीन्स जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एल्वियोलर में एंटर कर रही हैं, तो उस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम दिया गया और वो नाम हमारा है दैट इज द एल्वियोलर वॉश इन। अब जो फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स के द्वारा इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स एल्वियोली में एंटर कर रही हैं, उन सभी फैक्टर्स को, मैकेनिज्म तो हम लोग जान चुके हैं कि किस मैकेनिज्म से एंटर करेंगे, तो बाय द डिफ्यूजन मैकेनिज्म। अब हम लोग जानेंगे कि किस फैक्टर्स के द्वारा इनकी रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो किस फैक्टर्स के द्वारा इंक्रीज होगा और किन फैक्टर्स के द्वारा डिक्रीज होगा। ये तो हमें मालूम है कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से ड्रग मूव करेंगी और किधर को जाएंगी जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि कंसंट्रेशन के बावजूद भी एल्वियोली वॉश इन के रेट को अफेक्ट करती हैं। अब इन सभी फैक्टर्स को हम लोग 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक को लोग कहते हैं फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इंक्रीज द एल्वियोलर वॉश इन प्रोसेस और रेट ऑफ एल्वियोलर वॉश इन। सेकेंड, factors that directly decrease. First one was that directly increase and second one was that directly decrease alveolar wash in, and
लास्ट इज द फैक्टर्स दैट डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ एल्वियोलर वॉश इन। तो आइए हम लोग अब इन तीनों फैक्टर्स को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टुवर्ड्स द रेट ऑफ एल्वियोलर वॉश इन, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स द रेट ऑफ एल्वियोलर वॉश इन, और वो फैक्टर्स है जिसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द रेट ऑफ एल्वियोलर वॉश इन। तो पहला फैक्टर है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्वियोलर वॉश इन, वो फैक्टर्स हमारा है दैट इज द लंग्स फंक्शनल कैपेसिटी, कि जो भी पर्सन है उस पर्सन्स की लंग्स की जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, एल्वियोलर वॉश इन भी उतना ही फास्ट होगा। मीन्स उनके लंग्स के एल्वियोली के अंदर जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं बहुत क्विकली या बहुत रैपिडली एल्वियोली के अंदर एंटर कर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का पार्शियल प्रेशर मीन्स इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितनी ज़्यादा होगी, उनका रेट ऑफ एल्वियोलर वॉश इन भी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स दीज टू फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्वियोलर वॉश इन। अब जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग मीन्स कि जो भी पर्सन है, जो पेशेंट है, यदि उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत फास्ट है, तो उस कंडीशन में जो एल्वियोलर वॉश इन होगा वो स्लो हो जाएगा, वो क्विक नहीं होगा, रैपिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी इन ड्रग वो इनहेल करेंगे, अपने सांस के साथ उस ड्रग को वो एक्सहेल भी कर देंगे, और चूंकि इनहेल और एक्सहेल दोनों फास्ट हो रही हैं ड्यू टू रैपिड ब्रीदिंग और ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो उस कंडीशन में जो ड्रग होगा वो एल्वियोली में एंटर नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल towards the rate of alveolar wash in, that is the entry of inhalation anesthetic into the alveoli। और कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमारे इस वॉश इन को, एल्वियोलर वॉश इन को अफेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। मीन्स कि जो एल्वियोलर वॉश इन है इट विल बी नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के एल्वियोलर वॉश इन को इंक्रीज करती हैं या एल्वियोलर वॉश इन को डिक्रीज करती हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एल्वियोलर वॉश इन का मतलब क्या हुआ? सिंपल, दैट इज द एंट्री ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स इनटू द लंग्स एल्वियोली। यहाँ पे हमारे स्लाइड में डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द ब्लड अपटेक। पहला पॉइंट क्या था हमारा? दैट इज द एल्वियोलर वॉश इन। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या स्टडी करने जा रहे हैं? दैट इज द ब्लड अपटेक ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। ब्लड अपटेक ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ inhalation anesthetics from the alveoli of the lungs into blood। कि ब्लड का जो inhalation anesthetics है alveoli से ब्लड के अंदर जो एंटर कर रहा है, उसका एंटर करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं दैट इज द ब्लड अपटेक ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अब आइए हम लोग इसी ब्लड अपटेक ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के बारे में कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारी ब्लड अपटेक है ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक के, ये डिपेंड करेंगे कुछ फैक्टर्स पे, और जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक इन ब्लड। कि यदि वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक ब्लड के अंदर सॉल्युबल है, तब वो बहुत आसानी से एल्वियोली से ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। यदि उनकी सॉल्युबिलिटी कम है, तब वहाँ पे उनकी जो एंट्री होगी इनटू द ब्लड, वो रेट ऑफ एंट्री, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, दैट विल बी द स्लो।
समझ गए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा कि सॉलिबिलिटी ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक इन ब्लड मीन्स जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द ब्लड। दिस मूवमेंट विल बी नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। और ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक इन द ब्लड। और ये जो सॉलिबिलिटी है ये डिपेंड करेंगी ऑन द ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, कि जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है उसके ब्लड का पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना ज़्यादा है। ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि यदि ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में पार्टीशन ज़्यादा हो जाएगा और वो ड्रग आसानी से ब्लड में एंटर नहीं करेगा, आसानी से ब्लड में सॉल्युबल नहीं होगा। और यदि ये ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट कम होंगी इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड में बहुत आसानी से जो हमारी ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं वो एंटर कर जाएंगी और उसके एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मीन्स पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम है, और पार्टीशन कोएफिशिएंट कम है इसका मतलब क्या हो गया कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोई ड्रग है, कोई इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है, उसका लो ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट है। समझ गए? यदि लो ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि ड्रग बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द ब्लड, क्योंकि उसकी ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होंगी। मीन्स इट हैज़ द बेटर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड। और यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है जिसका ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत लो होता है, दिस इज द 0.47। और जब ये चूंकि इसका ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत लो है तो इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एंट्री इनटू ब्लड होगा, वो रेट ऑफ एंट्री इनटू ब्लड मीन्स ब्लड अपटेक जो है वो ब्लड अपटेक बहुत ही फास्ट होगा। अब यदि सपोज करें कि कोई ऐसा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है जिसका ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, मीन्स इट हैज़ द हाई ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक ब्लड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी, और जब ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इस तरह के इनहेलेशन एनेस्थेटिक का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होगा। और एग्जाम्पल हमारा हो गया हैलोथिन। जो हैलोथिन है इसका जो ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 2.4, और नतीजा क्या होगा कि हैलोथिन का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। जो ब्लड अपटेक है वो ब्लड अपटेक इसका स्लो होगा। समझ गए होंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लड अपटेक ज़्यादा है मीन्स एब्जॉर्प्शन फास्ट है, और हैलोथिन का ब्लड अपटेक कम है मीन्स इसका एब्जॉर्प्शन स्लो है। अब यदि सपोज करें कोई ऐसा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है कि जिसका ब्लड अपटेक ज़्यादा है, या कुछ ऐसा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है जिसका ब्लड अपटेक कम है, तो उसका इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर क्या असर होगा। देखिए, यदि वो गैस बहुत आसानी से ब्लड के अंदर एंटर कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक बहुत फास्ट अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और चूंकि इसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत ही कम है तो जितनी आसानी से ब्लड में एंटर किया उतनी ही आसानी से ब्लड से बाहर भी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया हम मेंटेन करेंगे वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। मीन्स जो एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा वो एनेस्थेटिक इफेक्ट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगी। अब यदि सपोज करें कि कोई ऐसा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है जिसका ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत हाई है, मीन्स उसका ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो ब्लड के अंदर जो एंटर करेगा उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो स्लो होगी, मीन्स कि जो उसका एनेस्थेटिक इंडक्शन है, जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो काफ़ी देर के बाद स्टार्ट होगा।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये ब्लड के अंदर एक बार एंटर कर गया तो ब्लड के अंदर ही ये सर्कुलेट करेगा, क्योंकि पार्टीशन कोएफिशिएंट इसका कम है, तो जब ब्लड के अंदर जब एंटर करेगा तब भी परेशानी है, और जब ब्लड से बाहर निकलना होगा तब भी परेशानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में लंबे समय तक मौजूद रहेगा। मीन्स कि जो ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा वो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा। और इससे और यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि जो रिकवरी ऑफ एनेस्थीसिया है, कि जो एनेस्थेटिक इफेक्ट को हम पेशेंट रिकवर कर रहा है वो भी यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने स्लाइड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का जो ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट आएंगे। सबसे पहला कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो होगा। ये ब्लड के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय तक ये ब्लड के अंदर मौजूद रहेंगे। दूसरा क्या हुआ, चूंकि एब्जॉर्प्शन स्लो हो गया तो इसका जो इंडक्शन टाइम है, इंडक्शन टाइम मतलब कि एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने का जो गैप होगा वो इंडक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स जिस समय हम एडमिनिस्टर करेंगे उसके काफ़ी देर के बाद ये ड्रग अपना इफेक्ट स्टार्ट करेगा। और चूंकि ये ब्लड के अंदर बहुत लंबे समय तक रहता है, एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो जो रिकवरी टाइम होगी वो रिकवरी टाइम भी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स पेशेंट आसानी से इसके एनेस्थेटिक इफेक्ट से बाहर नहीं आएगा। और लेकिन इसका एडवांटेज एक और होगा कि देयर विल बी स्लो चेंज इन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, कि जिस स्टेज में जितना एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट का जो स्टेज है वो स्टेज काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रहेंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एल्वियोली वॉश इन का क्या मतलब हुआ, और दूसरा हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ब्लड अपटेक का क्या मीनिंग है। अब जो थर्ड पॉइंट रह गया दैट इज द टिश्यू अपटेक। रिमेंबर हम लोग कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इसमें पहला हमने क्या स्टडी किया कि इसका बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जा रहा है और एल्वियोली के अंदर एंटर हो रहा है, तो उसे कहना हम लोग एल्वियोली वॉश इन। एल्वियोली से ये ड्रग ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन, तो उसे हम लोग कहेंगे इट इज द ब्लड अपटेक। अब जो ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक है अब ब्लड से ये टिश्यू के अंदर एंटर करेंगे, मतलब अब यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, तब हम उसे क्या कहेंगे, इट इज द टिश्यू अपटेक। मीन्स कि मूवमेंट ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यूज इज कॉल्ड टिश्यू अपटेक। अब ये जो टिश्यू अपटेक है कुछ फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे स्लाइड्स के थ्रू कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है टिश्यू कैपेसिटी। मीन्स कि जो टिश्यू है उनका साइज जितना बड़ा होगा, ऑर्गन्स जिनकी साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी वहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की एंट्री भी उतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पे उनकी स्टोरेज भी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ टिश्यू होगा, यदि वॉल्यूम ऑफ टिश्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। दूसरा हो गया टिश्यू ब्लड सॉल्युबिलिटी रेशियो। टिश्यू ब्लड सॉल्युबिलिटी रेशियो जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है वो भी डिसाइड करेगा कि कितना ड्रग जो होगा वो टिश्यू के अंदर एंटर करेंगे और कितना उसका ड्रग ब्लड के अंदर ही मेंटेन रहेगा। और तीसरा पॉइंट हो गया दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स इन द ऑर्गन्स। अब हायर कंसंट्रेशन, अब क्या हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है उस टिश्यू के कैपेसिटी पे, वहाँ पे जो टिश्यू की वॉल्यूम है उस वॉल्यूम पे और टिश्यू ब्लड सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वैसा ऑर्गन जिस ऑर्गन के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड का परफ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, जिस ऑर्गन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा उस ऑर्गन में
इनहेलेशन एनेस्थेटिक की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होंगी। ये तो फैक्टर्स हैं ही कि टिश्यू का क्या कैपेसिटी है, टिश्यू की कितनी वॉल्यूम है और वहाँ पे टिश्यू ब्लड सॉल्युबिलिटी रेशियो क्या है। इसके अलावा एक और फैक्टर है दैट इज़ द ब्लड सर्कुलेशन इन दैट ऑर्गन, कि जिस ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होंगी उस ऑर्गन में इस इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्गन्स में इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा होगा। वैसा ऑर्गन जिस ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन कम है, जैसे हमारा स्केलेटल मसल्स हो गई या हमारी बोन्स हो गए, तो इनके अंदर जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होंगे उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन कम होगी। तो आइए हम लोग अपने स्लाइड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की कंसंट्रेशन कम होंगी। जो हाई कंसंट्रेशंस हैं जहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की हाई कंसंट्रेशन होंगी वो ऑर्गन्स हमारी हैं ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो लो कंसंट्रेशन होगी दैट इज द स्केलेटल मसल्स, और वेरी लो कंसंट्रेशन होगी दैट इज द बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड द एडिपोज टिश्यूज। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है उन इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का क्या एब्जॉर्प्शन होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस मैकेनिज्म से इनका एब्जॉर्प्शन होगा, किस मैकेनिज्म से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो मैकेनिज्म के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर से इनके एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम लोग जो कुछ हम लोगों ने स्टडी किया उसी को हम लोग एक समरी के रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि समरी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इट में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन और इट में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, इट में इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन और इट में डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा है फर्स्ट वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इनहेल्ड इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, एल्वियोलर एक्सचेंज रेट, टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोएफिशिएंट, ब्लड परफ्यूजन इनटू CNS, pulmonary ventilation. So these are the factors that affect absorption and distribution of the इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अब देखिए जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म में एक्सक्रीशन पर भी लागू होती हैं। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। यदि वो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द एल्वियोली टू द ब्लड टू द ऑर्गन्स टू द ब्रेन, तब हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और किससे हो रहा है, तो बाय द डिफ्यूजन मेथड। और वो फैक्टर्स हैं वही सेम फैक्टर्स एक्सक्रीशन में भी एप्लीकेबल होंगी, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द ऑर्गन्स to the blood to the alveolar space and into the exhaled respiratory gases। और ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक, और किस मैकेनिज्म के द्वारा होगा, तो बाय द डिफ्यूजन मैकेनिज्म। जैसे ही हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करेंगे उसी टाइम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी गैसेस के अंदर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वो कहाँ से आएगा, एल्वियोली का जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होगा वो रेस्पिरेटरी गैसेस के अंदर एंटर कर जाएंगी। अब एल्वियोली के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो जो ब्लड का
इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं वो एल्वियोली के अंदर एंटर कर जाएंगी। और जब ब्लड के अंदर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन कम हो गया तो जो ऑर्गन्स के इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगे। इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और वो कहाँ से कहाँ हो रही हैं? तो फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन इनटू ब्लड इनटू एल्वियोली इनटू रेस्पिरेटरी गैसेस। और ये कब स्टार्ट होगी? कि जैसे ही हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लॉक कर देंगे। तो आइए हम लोग इसी पॉइंट को अपने स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का एक्सक्रीशन किस तरह से होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स हम लोग जाने। एक्सक्रीशन सबसे पहला हो गया कि क्या क्या कहा जा रहा है स्लाइड्स के अंदर कि स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे हमने इसको डिसकंटिन्यू किया वही प्रिंसिपल फॉलो होगा जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में होता था, लेकिन यहाँ पे जो होगा दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम सेल टू ब्लड टू एल्वियोली टू एक्सहेल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है। आइए जो कुछ भी हम लोगों ने स्टडी किया इसी सारे पॉइंट्स को हम लोग अब एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो सारी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए। ये डायग्राम हमारी स्लाइड के अंदर अवेलेबल है। आइए देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो इनहेल्ड इनहेलेशन एनेस्थेटिक है वो रेस्पिरेटरी गैसेस के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर कर रही हैं। लंग्स से ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक आर्ट्रियल ब्लड में आया आर्टरी के अंदर एंटर करेंगी। अब यहाँ से ये आर्टरी से ये हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सबसे पहले वो वाइटल ऑर्गन्स लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। इसके बाद जो हमारी जो कार्डियक आउटपुट है, जो हमारी जो मसल्स है, उस मसल्स के अंदर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कंसंट्रेशन कम होगा और जो सबसे कम होगा दैट इज़ द इन द स्केलेटन। मीन्स कि जो कार्डियक आउटपुट है उसका 1% इनहेलेशन एनेस्थेटिक से बोन वाली एरिया में जाएंगी, 20% इनहेलेशन एनेस्थेटिक हमारी मसल्स वाली एरिया में जाएंगी और जो 75% हमारी ये कार्डियक आउटपुट का 75% जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होंगी वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में जाएंगी। और जैसे ही हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लॉक करेंगे ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होगा और इन सभी ऑर्गन्स से वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स निकलेंगी, वो ब्लड में आएंगी, वेनस ब्लड के थ्रू वो लंग्स तक पहुंचेंगी और इन लंग्स के थ्रू वो बॉडी से एक्सहेल्ड होकर बॉडी से बाहर को निकल जाएंगी, बॉडी से बाहर वो एक्सक्रीट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये चैप्टर, ये टॉपिक को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। आपको ये सारी पॉइंट्स समझ में आ गई होंगी। ये हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस कमेंट का, उस डाउट्स को क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। मेरे साथ इतने लंबे समय तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में कहूँगा कि कमेंट ज़रूर दें, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जब कभी आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की इच्छा हो तो आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर ए सच लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स a lot.